हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का जो हमारा पार्ट डी है, राजनीति व शिक्षा के बीच में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। अब तक हम लोगों ने यूनिट 2 का पार्ट ए, बी और सी जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग राजनीति और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, राजनीति शिक्षा की राजनीति संबंधी क्या दृष्टिकोण है, जिसमें उदारवादी, रूढ़िवादी और समालोचनात्मक दृष्टिकोण दे रखे हैं। उसके अलावा राजनीति को समझने के कुछ उपागम अप्रोचेस भी दे रखी हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि राजनीति और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। हमने संबंध को समझा था कि इकोनॉमिक्स और एजुकेशन के बीच में क्या संबंध है, और आज हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन के बीच में क्या संबंध है। तो शिक्षा सबको पता है कि बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उसका सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, उसके हर पक्ष का, हर पहलू का विकास करना क्या है, शिक्षा है। आज हम लोग देखेंगे कि राजनीति क्या होती है। तो राजनीति को जो है बहुत इसके शाब्दिक अर्थों से जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति होती क्या है। बेसिकली हम लोग जो पॉलिटिक्स का अर्थ लगाते हैं वो नेताओं से, पार्टी जो होती हैं उनसे हम लोग लगाते हैं। लोग जो राजनीति करते हैं, नेता खड़े होकर के वोट मांगते हैं, हम लोग वोट देने जाते हैं, सिर्फ इसी तरीके से हम लोग जो है राजनीति का अर्थ लगाते हैं। लेकिन व्यापक अर्थ में राजनीति का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो पार्टीज होती हैं, जो खड़े होकर के वोट मांग रही हैं, बड़े बड़े वादे कर रही हैं, सिर्फ वही राजनीति है, ठीक है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना, सिर्फ वही राजनीति नहीं है। एक्चुअल में जो राजनीति है उसका अर्थ जो है बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि राजनीति क्या है। तो राजनीति जो है वो इंग्लिश के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है, सबको पता है। और ये जो पॉलिटिक्स है वो आया है ग्रीक भाषा के पॉलिश शब्द से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द सिटी, मतलब नगर या राज्य। इसका मतलब होता है द सिटी का मतलब होता है नगर या राज्य। तो पहले पॉलिटिक्स का जो अर्थ लगाया जाता था, राजनीति का जो अर्थ लगाया जाता था, वो होता था कि ये जो नगर या राज्य के जो लोग हैं, इनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जा रही हैं, जो भी एक्टिविटीज इनके द्वारा की जा रही हैं, जो भी क्रिया इन लोगों के द्वारा की जा रही है, जो भी कार्य इन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसी को क्या पॉलिटिक्स कहा जाता था। मतलब स्वयं के लिए ये खुद ही कानून बनाती थी, अपने काम खुद करते थे, अपने लॉ खुद बनाते थे। तो इसी को जो है पॉलिटिक्स कहा जाता था कि इन नगर या राज्य के लोगों के द्वारा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, तो वहीं से जो है मान लीजिए ग्रीक शहर के जो भी लोग जो भी थे, वो अपना काम, अपने लिए जो एक्टिविटी करते थे, जो कार्य करते थे, उसी को जो है पॉलिटिक्स कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, पॉलिटिक्स का अर्थ बदला। तो अब पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है, तो राजनीति दो शब्दों से मिलकर के बना है, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है राज्य और नीति का मतलब होता है कानून, मतलब लॉ, स्टेट। राज्य का मतलब स्टेट और कानून, नीति का मतलब होता है कानून। तो राज्य को चलाने के लिए, इस राज्य को चलाने के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी जो है लॉ बनाए जाते हैं और जो भी निर्णय लिए जाते हैं, राज्य को संचालित करने के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो क्या है, वो होती है पॉलिटिक्स। मतलब ये हुआ कि किसी भी समुदाय के, किसी भी कम्युनिटी के, हम लोग कह सकते हैं किसी भी कम्युनिटी या समुदाय की गुड लाइफ के लिए, किसके लिए, गुड लाइफ, उसके अच्छे जीवन के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वही क्या कहलाती है, वही राजनीति कहलाती है। यानी कि जो भी समुदाय, यानी कि हम जैसे लोग जो है, हमारा समुदाय, हमारे नगर, हमारे राज्य, हमारे देश की जनता के लिए, हमारे समुदाय के लिए गुड लाइफ के लिए, यानी उनका जीवन किस प्रकार का हो, उनका जीवन अच्छा हो, सुसंचालित वो अपना जीवन बिता सके, उसके लिए जो है जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, वही क्या कहलाती है, वही राजनीति कहलाती है। ये क्या है, एक सामूहिक शक्ति है। राजनीति क्या है, एक सामूहिक शक्ति, ग्रुप की पावर है। क्यों, क्योंकि हम ही हमारे लिए लीडर चुनते हैं,
वही हमारे लिए कानून बनाता है। तो लीडर के साथ साथ इसमें किसकी शक्तियां जुड़ी हुई हैं, हमारी शक्तियां जुड़ी हुई है कि अगर हम नहीं चुनेंगे, हम नहीं खड़ा करेंगे तो वो कानून नहीं बना सकता। तो सामूहिक शक्ति है, पूरे नगर राज्य की जो है एक सामूहिक शक्ति है जो क्या काम करती है, एक कम्युनिटी की लाइफ को गुड बनाने के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए डिसीजन जो लिए जाते हैं वही क्या कहलाती है, वही पॉलिटिक्स कहलाती है। तो पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जो नेता लोग लड़ाई कर रहे हैं, जो वोट मांग रहे हैं, जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वही पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स का एक्चुअल मीनिंग है कि हमारे अच्छे जीवन के लिए, हमारी गुड लाइफ के लिए सरकार हमारे लिए क्या निर्णय लेती है, क्या योजनाएं बनाती है, वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो है सिर्फ गवर्नमेंट को शामिल नहीं किया जाता, और जितने भी इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है, कानून है, जितने भी इंस्टीट्यूट है समाज के, उन सभी को जो है पॉलिटिक्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसके माध्यम से जो है हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। वो सभी क्या है, वही राजनीति है। लोगों का डेवलपमेंट करना, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काम करना ही राजनीति कहलाता है। अब हमको ये देखना है कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स के बीच में क्या रिलेशन है, शिक्षा और राजनीति के बीच में क्या संबंध है। मतलब कि ये जो भी काम है, जैसा अभी आपको बताया कि हमारी यानी कम्युनिटी की अच्छी लाइफ के लिए निर्णय लिए जाते हैं, तो वो क्या है, पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, जब एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जब निर्णय लेती है, जब कानून बनाती है, ठीक है, जब कोई कानून बनाती है, जब कोई लॉ बनाया जाता है, या पॉलिसी हम लोग कह सकते हैं, कोई पॉलिसी बनाई जाती है, कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है, तो वही जो है इन दोनों का संबंध बताता है कि जो पॉलिटिक्स के माध्यम से एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए निर्णय जब लिया जाता है, जब कोई कानून बनाया जाता है, जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो वही क्या है, एजुकेशन और पॉलिटिक्स के बीच में संबंध दिखाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है। ये हमारे आगे है टॉप सिलेबस में, तो हम आप इसको डिटेल में समझेंगे। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है इसके माध्यम से, ठीक है। राजनीति सामाजिकरण होता है कि भाई जब पॉलिटिक्स समाज के लिए काम कर रही है, एजुकेशन के लिए काम कर रही है, एक इंटरेक्शन हो रहा है, तो राजनीति सामाजिकरण की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। उसके अलावा क्या होता है, नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसके साथ कल्चरल डेवलपमेंट होता है। जब पॉलिटिक्स के माध्यम से एजुकेशन के लिए कुछ किया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है, कोई डिसीजन लिया जाता है, तो उससे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है, नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास होता है, हमारा सांस्कृतिक विकास होता है। तो इस तरीके से एजुकेशन और पॉलिटिक्स में संबंध है कि एजुकेशन के लिए पॉलिटिक्स या राजनीति के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, उसी संबंध को देखा जाता है, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आता है, नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, कल्चरल डेवलपमेंट आता है, ठीक है। इसके अलावा ये बात यह है कि जो एजुकेशन और पॉलिटिक्स है, यानी कि जो शिक्षा और जो राजनीति है, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। शिक्षा और राजनीति, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स जो क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे पर डिपेंड है। हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कि जब राजनीति के माध्यम से एजुकेशन के लिए कुछ भी किया जाएगा, क्योंकि राजनीति के माध्यम से लॉ बनेगा, कोई कानून बनेगा, कोई निर्णय लिया जाएगा शिक्षा के लिए, तो शिक्षा प्रभावित होगी, और जब शिक्षा प्रभावित होगी तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है राजनीति भी प्रभावित होगी, क्योंकि जब हमारी एजुकेशन डेवलप होगी, हमारे एजुकेशन का, शिक्षा का जो है विकास होगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से जो है हमारा देश हमारा देश जो है वो डेवलप होगा, और देश का संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से होता ही है। हमारे देश को जो है लीडर मिलेंगे, अच्छे से अच्छे जो है लीडर मिल पाएंगे। शिक्षा अगर हमारी इंप्रूव होगी तो हमको अच्छे से अच्छे जो है नेता लीडर मिलेंगे, तो दोनों एक दूसरे से
अंतर संबंधित है, एक दूसरे पर डिपेंड है। राजनीति से शिक्षा को प्रभावित होगी और शिक्षा जब प्रभावित होगी तो राजनीति जो है अपने आप प्रभावित होगी। तो ये क्या है, ये ध्यान रखने वाली कि दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ राजनीति और शिक्षा का क्या संबंध है। अब राजनीति शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो बहुत इजी है कि राजनीति किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करती है, यानी कि जिस प्रकार की पॉलिसी एजुकेशन के लिए बनेगी, शिक्षा के लिए जिस प्रकार की पॉलिसी नीति का निर्माण होगा, उसी के माध्यम से हमारी शिक्षा प्रभावित होगी। इससे क्या क्या प्रभावित हो सकता है, इससे प्रभावित हो सकता है हमारे एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, एजुकेशन सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उसके एम्स हैं, ये प्रभावित हो सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं पॉलिटिक्स के माध्यम से कि भाई जिस प्रकार की पॉलिसी शिक्षा के अंतर्गत बनाई जाएगी उस हिसाब से हमारे उद्देश्य और लक्ष्य भी प्रभावित होंगे। उसके अलावा जो है हमारा टीचिंग मेथड प्रभावित होगा, किस प्रकार का टीचिंग मेथड यूज किया जाएगा ये भी जो है पॉलिटिक्स के ऊपर निर्भर करता है और शिक्षा उससे प्रभावित होती है। किस प्रकार का करिकुलम होगा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा पाठ्यचर्या किस प्रकार की होगी, हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा, ये पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है। हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम किस प्रकार का होगा, यानी हमारी मूल्यांकन प्रणाली किस प्रकार की होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये राजनीति के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन कैसा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये सब बातें जो है राजनीति या पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती हैं और हमारी शिक्षा जो है इन सब बातों से प्रभावित होती है। जिस प्रकार की राजनीति होगी, जिस प्रकार की पॉलिसी बनेगी, उसी प्रकार से जो है हमारी शिक्षा प्रभावित होगी। पहले हमारा बीएड का पाठ्यक्रम 1 वर्ष का था, लेकिन पॉलिसी चेंज हुई तो पाठ्यक्रम को 2 वर्ष का कर दिया गया। तो इस प्रकार से शिक्षा प्रभावित हुई या नहीं हुई, कहीं ना कहीं पॉलिसीज जिस प्रकार से चेंज होती है, जिस प्रकार के निर्णय एजुकेशन के लिए लिए जाते हैं, उससे हमारी जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हमारा प्रभावित होता है। तो ये था कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। जिस प्रकार से पॉलिटिक्स एजुकेशन को प्रभावित कर रही है, जब इन सब चीजों में परिवर्तन आएगा तो अपने आप पॉलिटिक्स जो है उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स को हमने व्यापक रूप में समझा है कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कम्युनिटी की गुड लाइफ के लिए जो भी काम किया जा रहा है, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, वो क्या है, पॉलिटिक्स है। और जब इन निर्णयों को अच्छे प्रकार से लागू किया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमें अच्छे लीडर मिलेंगे, देश का विकास होगा, तो पॉलिटिक्स प्रभावित होगी। तो ये है एजुकेशन और पॉलिटिक्स के बीच में क्या संबंध है। नेक्स्ट दे रखा है हमारे सिलेबस में कि शिक्षा की राजनीति संबंधी दृष्टिकोण, यानी कि एजुकेशन के पॉलिटिक्स के संबंध में क्या दृष्टिकोण है। तो इसके अंतर्गत 3 दृष्टिकोण दे रखे हैं, जिसमें पहला है उदारवादी दृष्टिकोण, दूसरा है रूढ़िवादी दृष्टिकोण और तीसरा है समालोचनात्मक दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण दे रखे हैं शिक्षा राजनीति से संबंधित, मतलब शिक्षा की राजनीति से संबंधित, राजनीति नहीं शिक्षा की राजनीति, यानी कि इन दृष्टिकोणों के अनुसार शिक्षा किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से इन दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा को प्रभावित किया जाएगा। 3 दृष्टिकोण है, उदारवादी दृष्टिकोण यानी लिबरलाइजेशन और कंजर्वेटिव और क्रिटिकल अप्रोच, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हम लोग कह सकते हैं, समालोचनात्मक दृष्टिकोण। तो हम इन तीनों जो है दृष्टिकोणों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण क्या होता है, लिबरल पर्सपेक्टिव हम लोग कह सकते हैं, लिबरल अप्रोच क्या होती है हम लोग यह कह सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा दृष्टिकोण है उदारवादी दृष्टिकोण। लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरल का मतलब होता है फ्री, लिबरल का मतलब होता है फ्री छोड़ देना, उदार। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना, हमारे इसके नाम से समझ में आ रहा है, उदार मतलब जो खुले विचारों का है या खुला हुआ है, नए चेंज को अपनाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग कौन से दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
लिबरल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, उदारवादी दृष्टिकोण क्या होता है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या है उदारवादी दृष्टिकोण। तो जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसका जो उदय हुआ था, यानी कि जो प्रारंभ हुआ था, वो यूरोप से हुआ था। ये दृष्टिकोण कहता है कि जो मानव है, यानी कि जो ह्यूमन है, वो कैसा है, एक बुद्धिमान प्राणी है। ध्यान रखना कि लिबरल जो दृष्टिकोण है या उदारवादी दृष्टिकोण है, उसने मानव को कैसा माना है, उन्होंने मानव को एक बुद्धिमान प्राणी माना है। ठीक है, एक इंटेलिजेंट प्राणी है, एक इंटेलिजेंट ह्यूमन होता है। ठीक है, और वो ये कहता है कि बुद्धिमान प्राणी है जो अपना हित और अहित जो है वो स्वयं सोच सकता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य जो होता है, व्यक्ति जो होता है, एक बुद्धिमान प्राणी है, उसके पास में सोचने समझने की शक्ति है, जिसके माध्यम से वो अपना हित और अहित जो है वो दोनों को देख सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति को फ्री छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके पास में सोचने समझने की शक्ति है, वो जानता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है खुला छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति अपना विकास जो है खुले वातावरण में ही कर सकता है। व्यक्ति का विकास कैसे वातावरण में हो सकता है, व्यक्ति का विकास खुले वातावरण में हो सकता है। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति को खुले वातावरण में छोड़ देना चाहिए। उसके अलावा ये कहते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक तो इन्होंने कहा कि बुद्धिमान प्राणी है, दूसरा क्या कहता है उदारवादी दृष्टिकोण, ये इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ध्यान रखना, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है, उसको अपना हित अहित पता है, इसलिए उन्हें खुला छोड़ दे, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाए, जिससे वो खुले वातावरण में अपना विकास कर सके। दूसरा ये क्या कहते हैं, व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी हम लोगों ने देख ही लिया। दूसरा ये कहते हैं कि जो समाज है, समाज को ये बताते हैं कि समाज क्या है, एक कृत्रिम संस्था है, आर्टिफिशियल है। इनके अनुसार समाज एक कृत्रिम संस्था है, आर्टिफिशियल है, जिसको किसने बनाया है, जिसको मनुष्य ने ही बनाया है। समाज को मनुष्य ने बनाया है, और मनुष्य ने क्यों बनाया है, क्योंकि इस दृष्टिकोण ने मनुष्य को स्वार्थी बताया है। मनुष्य कैसा है, मनुष्य स्वार्थी है, जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने लाभ को देखने के लिए उसने समाज का निर्माण किया है, जहां पर वह रह करके अपने स्वार्थ को सिद्ध कर सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। तो समाज एक कृत्रिम संस्था है जिसको मनुष्य ने बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, इसलिए जो है उन्होंने इस समाज को बनाया है। दूसरा ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, अब ये बताते हैं कि राजनीति का क्या रोल है। हमको समझना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण हमको समझना है। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राजनीति का क्या काम है। तो राजनीति के लिए कहते हैं कि राजनीति का काम सिर्फ इतना ही है कि मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य स्वार्थी है, तो अब अगर उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, अपना लाभ देखेगा अगर वो ज्यादा से ज्यादा, तो उसको अगर खुला छोड़ दिया जाएगा पूर्ण तरीके से, मतलब बिल्कुल उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, तो वो कुछ भी करेगा, उसकी जो मन में है वो सब वो काम करेगा। तो यहाँ पर राजनीति क्या करेगी, राजनीति क्या करेगी, राजनीति का काम है समस्या का समाधान करना। जो भी समस्या आ रही है उनका समाधान करना, समाज में शांति बना के रखना और कानून व्यवस्था को देखना। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना कि इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही है कि व्यक्ति को जो है खुला छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति जो है कुछ भी करे, उसकी मन मर्जी है वो काम करे, नहीं। स्वतंत्रता उसको कहाँ तक दी जाए, जब तक वो कानून के दायरे में जो है अपनी स्वतंत्रता को जी रहा है, यानी कि उसको बोलने की स्वतंत्रता है, उसको सोचने की स्वतंत्रता है, उसको कोई व्यापार करने की स्वतंत्रता है, अपनी आर्थिक क्रियाएं करने की स्वतंत्रता है, उसको संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें उस अधिकारों को जीने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी उठा करके बंदूक ले जाकर के मार दे तो उसको इसकी भी स्वतंत्रता दी जाएगी, नहीं। यहाँ पर उस स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। यहाँ पर व्यक्ति को अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो है पूर्णतः स्वतंत्रता की बात की गई, जिससे वो खुद का डेवलपमेंट कर सके, अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के साथ में क्या बताया गया है, राजनीति क्या करेगी कि मनुष्य के जो स्वार्थ है वो असीमित है, जिसके कारण क्या कर सकता है, वो कोई हिंसा भी कर सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है। तो ये हिंसा ना हो, ठीक है, ये हिंसा ना हो, इसके
राजनीति क्या करेगी, समाज में शांति बना के रखेगी, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं विभिन्न वर्गों के बीच में उनको समाधान करेगी, और जो कानून व्यवस्था है कि जो अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए जो प्रावधान है, जो कानून है, उसकी व्यवस्था जो है वो राजनीति करेगी। तो ये बताया गया है उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत की स्वतंत्रता की बात तो कही गई है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर के आप अपनी स्वतंत्रता को जिए। ऐसा नहीं कि आपके मन में जो काम आ रहा है आप वो करके आ जाए। दूसरा क्या कहते हैं, ये जो परिवर्तन आता है, जो भी परिवर्तन है उसके लिए खुले हैं, मतलब कि ओपन टू चेंज, परिवर्तन को अपनाने के लिए। अगर कोई परिवर्तन आता है समाज में तो उसको ये अपनाने के लिए खुले हैं। ऐसा नहीं है कि ये सोच लेने को कोई परिवर्तन आए तो हम उस परिवर्तन को नहीं अपना, जो ढर्रा चला हुआ आ रहा है उसी में चलते रहे, ऐसा नहीं है। इनका ये है कि अगर समाज में कोई नया परिवर्तन आ रहा है, जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नया और कुछ आ रहा है, तो उसको अपनाने का इनका ये रहता है कि कोई अगर नई चीज आ रही है समाज में तो हम उसको अपनाएं। तो कैसा है, परिवर्तन को अपनाने की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे संविधान में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी राइट्स दिए गए हैं, जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की ये बात करते हैं कि मनुष्य को अपने मौलिक अधिकार प्राप्त करने का पूरा हक है, उसके अनुसार जीवन यापन करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो और क्या कहते हैं ये कहते हैं इनका फोकस पॉइंट जो होता है वो क्या है, इनका फोकस पॉइंट ह्यूमन, मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, ना कोई राज्य की बात करेंगे, ना सरकार की बात करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे, सिर्फ व्यक्ति की बात करेंगे कि व्यक्ति ने ही समाज को बनाया है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। और क्या बताया इन्होंने, खुली प्रतिस्पर्धा का समर्थन करते हैं। कोई भी प्रतिस्पर्धा अगर आती है समाज में, कोई भी कंपटीशन आता है तो उसको अपनाने के लिए ये खुले हैं बिल्कुल कि अगर कोई कंपटीशन है तो हम उसको अपनाएंगे। ठीक है, और बस यही जो है उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत बताया गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करी है, परिवर्तन को ये अपनाने के लिए हमेशा सदैव आगे रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। उसके अलावा जो ये कहते हैं फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर की बात कैसे करेंगे कि जो भी परिवर्तन अगर कोई फ्यूचर में आते हैं तो हम उनको अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो भविष्य की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। राजनीति को क्या माना है इन्होंने, राजनीति को समस्या समाधान करने की एक संस्था माना है, शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया है। कोई नियम कायदे अगर बनाने हैं समाज के लिए तो उसके लिए राजनीति होनी चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनीति होनी चाहिए। किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते आप, किसी पर दबाव नहीं डाल सकते कि वो अपना, मान लो कोई व्यक्ति है अगर कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ अभिव्यक्त करना चाह रहा है तो उसको पूरी स्वतंत्रता है, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो ना बोले, अपने विचारों को प्रकट ना करे। तो यहाँ पर इस तरीके की उदारवादी दृष्टिकोण की बात की गई है कि आपको स्वतंत्रता दी जाएगी लेकिन कुछ नियम कायदे उसके ऊपर लगेंगे। बात आती है कि अब इसके अनुसार एजुकेशन के अंतर्गत क्या बात आती है। तो जब उदारवादी दृष्टिकोण की बात आई है, हर चीज के लिए जो है खुले हैं, बिल्कुल खुले विचारों के हैं। तो एजुकेशन इनके अनुसार किस प्रकार की होनी चाहिए, जो समानता की बात करती हो, शिक्षा किस प्रकार की हो, जो समानता की बात करती हो। समानता मतलब इक्विटी, सभी को समानता दी जाए, क्योंकि उदारवादी दृष्टिकोण है तो किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इन्होंने मनुष्य को कैसा माना है, बुद्धिमान प्राणी माना है जो अपना हित और अहित सोच सकता है। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन इस प्रकार की हो जो प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का बनाए जो अपनी बुद्धि से निर्णय ले सके, बुद्धि से निर्णय ले सके। एजुकेशन ऐसी हो जिससे बच्चे की जो है बुद्धि का विकास होकर सोच सके, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बढ़ सके। दूसरी बात फ्रीडम की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर हमें बोलने का अधिकार है, अगर हमको अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार है तो हमको दूसरे को सुनने का भी जो है हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर हम बोल सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति
बोल रहा है तो हम उसको सुने भी सही, यानी कि अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप सुनने की भी क्षमता रखिए। तो ये कहते हैं कि बच्चे में ऐसे गुणों का विकास किया जाए कि वो बोलने के साथ साथ दूसरों को सुनने की भी क्षमता जो है उसके अंतर्गत विकसित हो सके। तो ये है उदारवादी दृष्टिकोण, जिसके अनुसार इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है, ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, फ्यूचर की बात की गई है, नए चेंज को अपनाने की बात की गई है, इक्विटी की बात की गई है, राजनीति को एक ऐसी संस्था माना गया है जो समस्या समाधान के लिए बनाई गई है, कानून व्यवस्था के लिए बनाई गई है। तो ये था हमारा लिबरल पर्सपेक्टिव, उदारवादी दृष्टिकोण क्या कहता है। नेक्स्ट है हमारा रूढ़िवादी दृष्टिकोण यानी कंजर्वेटिव। रूढ़िवादी दृष्टिकोण, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव क्या कहता है। हमने जो अभी तक उदारवादी दृष्टिकोण पढ़ा है, जो हमने उदारवादी हमारा पर्सपेक्टिव था, लिबरल था, यानी स्वतंत्रता की बात हो रही थी, चेंजेस की बात हो रही थी, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी, ह्यूमन को सेंटर पॉइंट पे रखा गया था, उसके जस्ट अपोजिट, उसके विपरीत है रूढ़िवादी दृष्टिकोण। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, उदारवादी दृष्टिकोण जो है उसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अपोजिट हम लोग कह सकते हैं कि जो बातें इसमें कही गई है उसके विपरीत है ये रूढ़िवादी दृष्टिकोण। ये क्या कहता है, ये कहता है सबसे पहली बात तो वहां पर माना गया था कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। तो रूढ़िवादी दृष्टिकोण को मानने वाले क्या कहते हैं, रूढ़िवादी दृष्टिकोण हम लोग ऐसे समझ सकते हैं अपने घर के एग्जाम्पल के, हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो पुराने ख्यालात के होते हैं, नए चेंज को जो है इतनी जल्दी अपना नहीं सकते। तो उनका क्या होता है कि कोई अगर नया चेंज हमारे घर में हम लाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो उसको वो मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसा करने के लिए मना किया करते थे, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे मूल्य हैं, इस तरीके की बातें वो लोग किया करते हैं। तो उसी तरीके से हम रूढ़िवादी दृष्टिकोण को समझ सकते हैं कि जो क्या है, चेंज के लिए तैयार नहीं है, वो ये चाहते हैं कि जो चलता हुआ आ रहा है बस वही चलता रहे, किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो हमारे मूल्यों में है, हमारे आदर्शों में है, और हम अपने मूल्य आदर्शों से जो है विपरीत किस तरीके से जा सकते हैं। तो यही कहते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण तो बिल्कुल खुले विचारों का था, वो हर चीज को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन रूढ़िवादी दृष्टिकोण किसी भी चीज को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो चलता हुआ आ रहा है, हमारी परंपराओं की बात करते हैं, जो परंपरा ट्रेडिशन जो चलते हुए आ रहे हैं उसी पर चलते हुए रहना चाहिए। तो रूढ़िवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, सबसे पहली बात तो ये लोग कहते थे कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है जो अपना हित ही जानता है। ये कहते हैं कि मनुष्य क्या है, इम्परफेक्ट है। वो परफेक्ट कहते थे, ये कहते हैं मनुष्य इम्परफेक्ट है और इसको परफेक्ट किया भी नहीं जा सकता, इसको परफेक्ट किया भी नहीं जा सकता। हम सोचते हैं, हमने सोचा कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है जो अपना सब कुछ जानता है, सही गलत क्या है, लेकिन ये कहते हैं कि मनुष्य तो इम्परफेक्ट है, उसको नहीं पता कुछ भी और उसको परफेक्ट किया भी नहीं जा सकता। अगर हम सोचे कि ऐसे कुछ काम करके उसको परफेक्ट कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। इम्परफेक्ट बोलते हैं मनुष्य को। दूसरा क्या कहते हैं, ट्रेडिशन पर, परंपराओं पर इनका विश्वास है कि जो परंपराएं हमारी चलती हुई आ रही हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, बस वही सब कुछ है। परंपराओं पर विश्वास है, तो इसलिए कहते हैं कि हमारा जो विकास होगा, देश का विकास किस पर आधारित है, किस परंपराओं पर। यानी हम अगर डेवलप होंगे तो किस माध्यम से होंगे कि हम अगर अपनी परंपराओं पर चलेंगे, इनके आधार पर हम अपना कार्य करेंगे तो हमारा देश क्या है, विकसित होगा। तो देश का विकास इन्हीं परंपराओं पर आधारित है, ऐसा इनका मानना है। वहां पर इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की गई थी, यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात की जाती है। संपूर्ण समाज की जो है पूर्णतः बात की जाती है, सबकी बात की जाती है। यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम जो है कि प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीडम देनी चाहिए, वो जो चाहता है, जो बोलना चाहता है, जो करना चाहता है, उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कहते, यहाँ पर ये संपूर्ण इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो लिबरल के बिल्कुल जो है अपोजिट है। ये जैसा वहां पर बताया गया था कि राजनीति का क्या रोल है, शांति बना के रखना, कानून व्यवस्था बनाना, सिर्फ जो है देख रेख एक तरीके से करना कि सब काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा। वहीं पर ये क्या कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट, जो संस्था जिसके लिए बनाई गई है उसका वही काम होना चाहिए।
मतलब कि रूढ़िवादी है तो यानी कि पहले की बात करते थे, और पहले के टाइम पर क्या था कि हमारे ऊपर शासन किया जाता था, हमें स्वतंत्रता नहीं थी हर चीज की। तो ये क्या कहते हैं कि जिस काम के लिए जो संस्था बनी है, यानी कि राजनीति का काम क्या है, शासन करना, तो ये क्या कहते हैं कि राजनीति का काम क्या होना चाहिए, सिर्फ शासन करना होना चाहिए, कोई स्वतंत्रता की बात नहीं होनी चाहिए, कोई जो है फ्रीडम की बात ये नहीं करते कि इंडिविजुअल को अपना जो राइट है इन सब की बात ये लोग नहीं करते। ये क्या कहते हैं, जो चलता हुआ आ रहा है राजनीति का काम है शासन करना, हमारे लिए नियम कायदे बनाना, हमारे ऊपर शासन करना, हमारे ऊपर रूल करना, तो सिर्फ उसको वही काम करना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है रूढ़ियों पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है, बिल्कुल भी चेंज जो है ये नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने राजनीति को क्या माना है, या किसी भी संस्था को क्या माना है, संस्था को वही करना चाहिए, संस्था को वही करना चाहिए जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है, जिस संस्था के लिए जो काम के लिए उसको बनाया गया है उसको सिर्फ वही करना चाहिए। यानी कि ये विद्यालय के लिए क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, विद्यालय एक समाज का छोटा रूप होता है जहाँ पर जो है बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखता है, और अलग अलग जो है उसके अंतर्गत हम लोग क्षमताओं को विकसित करते हैं, स्किल को विकसित करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि विद्यालय का काम है सिर्फ शिक्षा देना, सिर्फ पढ़ाना, तो सिर्फ विद्यालय को पढ़ाने का ही काम करना चाहिए, उसी के समाज सुधारक, सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक संस्था के रूप में नहीं देखा जा सकता। क्योंकि अगर विद्यालय कोई और काम करेगा, समाज सुधार का काम करेगा, कोई दूसरा काम करेगा, तो शिक्षा पर उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा। तो क्या कहते हैं कि विद्यालय का काम सिर्फ एजुकेशन का है, तो विद्यालय को सिर्फ एजुकेशन ही देनी चाहिए। तो ये है हमारा रूढ़िवादी दृष्टिकोण, जो क्या बोलते हैं, जैसे वहां पर समाज को क्या माना गया था, कृत्रिम संस्था माना गया था, ये बताया गया था कि मनुष्य ने समाज को बनाया है। तो ये क्या कहते हैं कि मनुष्य ने समाज को नहीं बनाया है, समाज को बनाया है, समाज को बनाया है, बल्कि समाज ने जो है मनुष्य को अपने अंदर शामिल किया है। यानी कि मनुष्य क्या है, मनुष्य समाज का अंग है। और वहां पर क्या था कि मनुष्य ने समाज को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाया है। एक कृत्रिम संस्था है, जिस प्रकार से परिवार बनते हैं, जिस प्रकार से विद्यालय बनते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य ने जो है समाज को बना लिया उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार। लेकिन रूढ़िवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज को मनुष्य ने नहीं बनाया, वो स्वयं अपने आप में बनी बनाई संस्था है, जिसने जो है मनुष्य को अपने अंदर समाहित किया है, और मनुष्य समाज का अंग है। समाज के बिना व्यक्ति का, मनुष्य का कोई वजूद नहीं है। दूसरा ये क्या कहते हैं, इतिहास और परंपरा की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इतिहास और परंपरा की ये बात करते हैं। और ये क्या कहते हैं, सत्ता की बात करते हैं, सत्ता व शक्ति, यानी कि हमारे ऊपर शासन की बात करते हैं कि शासन करना है, राजनीति का काम, राजनीति का काम कोई स्वतंत्रता प्रदान करना नहीं है। धर्म की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। इस प्रकार से जो है, और ये किस में जीता है, ये पास्ट में जीता है, भूत में। जैसे वो फ्यूचर की देखते हैं, फ्यूचर आगे क्या है, तो ये भूतकाल को देखता है। परिवर्तन को अपनाना ही नहीं चाहते, बिल्कुल किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो चलता हुआ आ रहा है बस वही सही है। यह है रूढ़िवादी दृष्टिकोण। तो हमने उदारवादी और रूढ़िवादी दृष्टिकोण को समझ लिया है। अब इनके बीच में हम लोग एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के बीच में एक टेबल बना करके जो है डिफरेंस भी दोनों के बीच में देख लेते हैं, ताकि अच्छे से जो है दोनों बातें क्लियर हो जाए। यहाँ लिख लेते हैं उदारवादी, यहाँ लिख लेते हैं रूढ़िवादी, लिबरल और कंजर्वेटिव। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या एक बार डिफरेंस है। हम लोग एक बार की पॉइंट की तरह लोग इनके जो डिफरेंस है उनको लिख लेते हैं। तो उदारवादी दृष्टिकोण इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ये किसकी बात करते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। और क्या कहते हैं उदारवादी दृष्टिकोण, ये परिवर्तन को अपनाना चाहते हैं, चेंज को जो है ये अपनाना चाहते हैं। समझ जाना कि चेंज को अपनाना चाहते हैं, और ये चेंज को नहीं अपनाना चाहते, ये चेंज चाहते ही नहीं है कि किसी प्रकार का चेंज समाज में हो। उसके अलावा क्या है, ह्यूमन जो है परफेक्ट है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान प्राणी है, और इनके अनुसार ह्यूमन कैसा है, वो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। ठीक है,
और क्या है इनका फोकस पॉइंट, क्या है इनका फोकस पॉइंट है ह्यूमन, मनुष्य, व्यक्ति। और इनका क्या है, इनका फोकस पॉइंट है ट्रेडिशन, हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि परंपराएं, परंपराएं जो है वो इनका फोकस पॉइंट है। और उसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं कि संविधान पर आधारित हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान पर ये आधारित है, यानी संविधान में जो बातें कही गई हैं, जो मौलिक अधिकार, जो मौलिक बातें, फ्रीडम की बात की गई है, उस पर आधारित है। और ये क्या है, ये पार्टीज जो होती है, मतलब पॉलिटिक्स क्या है, पार्टीज होती हैं, पार्टी का काम हमारे ऊपर शासन करना होता है, इस तरीके का जो है ये शासन की बात करते हैं। हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं शासन की बात करते हैं कि राजनीति का काम क्या है, हमारे ऊपर शासन करना, और ये संविधान आधारित बात करते हैं। इन्होंने संस्था को, समाज को क्या माना है, कृत्रिम संस्था माना है। और ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति को, मनुष्य जो है वो स्वयं समाज का अंग है, उसने समाज को नहीं बनाया है। एक तरीके से प्राकृतिक संस्था मानते हैं समाज को, ये हम लोग कह सकते हैं। तो ये संविधान पर आधारित होता है, ये भी ध्यान रखना। ये शासन की बात करते हैं कि पहले जिस तरीके से काम होता था सिर्फ वही होना चाहिए। तो ये है उदारवादी दृष्टिकोण, रूढ़िवादी दृष्टिकोण। रूढ़िवादी के अनुसार एजुकेशन भी इस प्रकार की होगी, जो कंजर्वेटिव होगी। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक विद्यालय है जिसमें गेम का कोई प्रोग्राम है, कोई गेम खिलाने हैं, तो कोई अगर एक टीचर ऐसा होगा जो ये मानेगा कि उसने गेम्स में सिर्फ लड़कों का नाम लिख लिया, कोई ऐसा टीचर जिसने गेम्स में सिर्फ लड़कों का नाम लिख लिया, तो उसकी सोच यहाँ पर क्या है, कंजर्वेटिव है। वो रूढ़िवादी परंपराओं पर आधारित है कि लड़कियां तो खेल नहीं सकती है, लड़कियों का तो काम क्या है, डांस करना, नृत्य करना, कोई कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है उसके अंतर्गत जो है हिस्सा लेना, सिर्फ लड़कियों का उतना काम है। अगर गेम्स की बात आती है तो लड़कियां गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से रूढ़िवादी दृष्टिकोण होता है कि हम ये सोचते हैं कि कोई काम ये व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता। और पॉलिटिक्स में क्या बताया गया है, पॉलिटिक्स में ये होता है कि शासन करना है पॉलिटिक्स का काम। और एजुकेशन में वही बातें है कि आपका दृष्टिकोण किस प्रकार का है, आप किस प्रकार से जो है चीजों को लेते हैं, वही क्या है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वहां पर उनकी ये सोच है कि अगर लड़कियां हैं तो गेम नहीं खेल सकती है। और उसके विपरीत हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कोई कल्चरल एक्टिविटी है तो सिर्फ वहां पर लड़कियां भाग ले सकती है, लड़के वो काम नहीं कर सकते हैं। ये भी एक रूढ़िवादी सोच है कि लड़कियां ही सिर्फ नृत्य या डांस या कोई आर्ट इस प्रकार का काम कर सकती है, लड़के वो काम नहीं कर सकते। तो ये एक कंजर्वेटिव सोच की यहाँ पर बात आ जाती है। तो ये है उदारवादी दृष्टिकोण। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम लगे तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। फ्यूचर की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं। तो ये हो गया उदारवादी, ये हो गया रूढ़िवादी। अब एक और दृष्टिकोण आपके दे रखा है जिसका नाम है समालोचनात्मक दृष्टिकोण। क्रिटिकल हम लोग कह सकते हैं पर्सपेक्टिव। तो ये क्या है, ये बात करता है कि इन दोनों के बीच का हम लोग कह सकते हैं, ये क्या है, मध्यम मार्ग है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का मध्यम मार्ग है। ये ना पास्ट की बात करते हैं, ना ये प्रेजेंट की, ना ये फ्यूचर की बात करते हैं। ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट में क्या है। ये किसकी बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में क्या नीड है, वर्तमान में क्या नीड है, वर्तमान में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, ये इनकी बात करते हैं। कहते हैं कि फ्यूचर की सोचने से सोचे, पास्ट में चलते रहें, ये कोई बात नहीं है। हमें वर्तमान में हमारी क्या प्रॉब्लम है, वर्तमान में क्या इश्यूज है, हमको उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये किसकी बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। साम्यवाद की हम लोग एक तरीके से कहते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं। साम्यवाद मतलब दोनों के बीच का रास्ता है। तो कुछ बातें इन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण से ले ली, कुछ तो बातें इन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण से ले ली, और कुछ बातें जो है रूढ़िवादी दृष्टिकोण से ले ली। और क्या बना, समालोचनात्मक दृष्टिकोण। तो ये दोनों के बीच का मध्यम का मार्ग होता है, जिसमें कुछ अच्छी बातें अगर उदारवादी दृष्टिकोण की है तो उनको ले लिया जाएगा, कुछ अच्छी बातें अगर रूढ़िवादी दृष्टिकोण की, क्योंकि कह नहीं सकते कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि कई बार हमारे ट्रेडिशन
कुछ ऐसी बातें हैं हमारे देश में, हमारे आदर्शों में, हमारे मूल्य में, जिनको हमें अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारी ऐसी संस्कृति है जिसको हम पूर्णतः भुला नहीं सकते, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो कुछ बातें अगर ऐसी हैं जो रूढ़िवाद से ली जाती हैं तो वो इसके अंतर्गत ली जा सकती है, कुछ उदारवादी दृष्टिकोण से इसके अंतर्गत ली जा सकती है। तो ये एक मध्यम का मार्ग है, ये अनेकता में एकता की बात करता है, अनेकता में एकता की बात करता है, ये भी इक्विटी की बात करता है। ठीक है, और क्या रीजन चॉइसेस की बात करता है, तार्किक चॉइस हम लोग कह सकते हैं, तार्किकता की बात करता है, और क्या कहता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करता है। मतलब हम लोग कह रहे हैं ना कि प्रेजेंट में जी रहा है कि अगर प्रेजेंट की कोई प्रॉब्लम है, प्रेजेंट की कोई सिचुएशन है तो उनकी बात करता है। साम्यवाद की स्थिति, साम्यवाद की स्थिति जो होती है उसकी बात जो है समालोचनात्मक या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत की जाती है। तो हम लोगों ने जो है दोनों तीनों को समझ लिया कि उदारवादी क्या है, रूढ़िवादी क्या है, समालोचनात्मक क्या है, वो मध्यम का मार्ग है। ये रूढ़िवादी बिल्कुल प्राचीन जो है, हमारे पास्ट में क्या था, हमारी परंपराएं क्या है, हमारे आदर्श क्या है, उनकी बात करता है। ये फ्यूचर की बात करता है कि अगर फ्यूचर में कोई चेंज आता है तो हम उसे बिल्कुल अपनाएंगे। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करता है। तो हम लोगों ने जो है राजनीति और शिक्षा के बीच में संबंध को समझ लिया। उसके अलावा हम लोगों ने ये जो आपके राजनीति से संबंधित दृष्टिकोण दे रखे थे तीनों, उत्तर उदारवादी, रूढ़िवादी, समालोचनात्मक, इन तीनों दृष्टिकोण को समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है राजनीति को समझने के उपागम। क्या टॉपिक है? राजनीति को समझने के उपागम, यानी पॉलिटिक्स को किस तरीके से समझा जाए। आपके टॉपिक का नाम है राजनीति को समझने के उपागम, अप्रोचेस। अब वो अप्रोचेस कौन कौन से दे रखी है? वो दे रखी है व्यवहारवाद, प्रणाली विश्लेषण और तर्कसंगत विकल्प का सिद्धांत। यानी व्यवहारवाद, प्रणाली विश्लेषण और तर्कसंगत विकल्प का सिद्धांत, ये तीन अप्रोचेस जो है इसके लिए दे रखी है कि हम राजनीति को किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अप्रोच जो है हम लोग देखेंगे वो है व्यवहारवाद। सबसे पहली अप्रोच कौन सी है? व्यवहारवाद, राजनीति को समझने की। तो हम लोग देख रहे थे व्यवहारवाद, राजनीति को समझने के जो है कौन कौन से दृष्टिकोण, वो उपागम आप लोगों के दे रखे हैं। तो उसमें जो पहला उपागम है वो है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरिज्म नहीं है, बिहेवियरलिज्म है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्योंकि साइकोलॉजी में भी है और यहाँ पर भी व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद जो है राजनीति से संबंधित है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे व्यवहारवाद के बारे में कि राजनीति को समझने के जो अप्रोचेस दे रखी हैं आपके सिलेबस में। तो सबसे पहला है व्यवहारवाद। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो इसका जन्म हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है ये क्रांति के रूप में जो है निकल करके आया था। इसमें जो बहुत बड़ा योगदान जो माना जाता है वो माना जाता है डेविड ईस्टन का। हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से जो प्रणेता, वो डेविड ईस्टन को माना जाता है। इसके प्रारंभिक स्वरूप की हमको जानकारी मिलती है, यानी कि सबसे पहले हमें जो जानकारी मिलती है व्यवहारवाद के बारे में वो कहाँ से मिलती है। तो एक दो बुक्स हैं, ये दो किताबों के नाम हैं जहाँ से हमें व्यवहारवाद के बारे में सबसे प्रारंभिक जानकारी मिलती है। जिसमें मिलता है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, पहली बुक का नाम, दूसरा है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये दो बुक्स हैं जहाँ से हमें व्यवहारवाद के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो विशेष महत्व है वो किसका है? चार्ल्स मरियम की जो है एक बुक है जिसका नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो ये बुक है, इसका व्यवहारवाद के अंतर्गत जो है विशेष महत्व है या विशेष योगदान हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो व्यवहारवाद है वो है क्या। ये जान लिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है क्रांति के रूप में आया था, लेकिन क्यों आया था, ऐसे क्या कारण थे जो क्रांति के रूप में व्यवहारवाद आया, और व्यवहारवाद अपने आप में है क्या। ठीक है, तो व्यवहारवाद जो है वो राजनीति के परंपरागत सिद्धांत, राजनीति का परंपरागत सिद्धांत जो था, ट्रेडिशनल जो प्रिंसिपल था राजनीति का, उसके विरोध में आया। ध्यान रखना कि जो
व्यवहारवाद है वो किसके विरोध में आया? व्यवहारवाद आया था, राजनीति का जो परंपरागत सिद्धांत था उसके विरोध में जो है व्यवहारवाद आया था। अब व्यवहारवाद परंपरागत सिद्धांत क्या है? तो परंपरागत सिद्धांत क्या कहता है राजनीति का, कि उसके अंतर्गत किस बात का अध्ययन किया जाता था? सिर्फ परंपरागत सिद्धांत में सिर्फ देखा जाता था कि क्या तो हमारे जो उसके अंतर्गत सिर्फ संस्था जो थी, संस्था व संगठन का सिर्फ अध्ययन किया जाता था। संस्था संगठन कौन सी हुई? पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी संस्थाएं, जैसे हम लोग कह सकते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संविधान, चुनाव आदि, इन सभी का जो है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। यानी कि सिर्फ संस्थाओं का, किसमें कार्यपालिका का अध्ययन कर लिया, नगर पालिका का अध्ययन कर लिया, चुनाव क्या हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं, सिर्फ इन बातों का अध्ययन कर लिया, संविधान का अध्ययन कर लिया। यानी कि राजनीति से संबंधित जो संस्थाएं थी सिर्फ उन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता था, वो था परंपरा का सिद्धांत। तो इसी सिद्धांत के विरोध में क्रांति के रूप में निकल करके आया था व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद क्या कहता है? व्यवहारवाद जो है वो एक वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिबिंब है। यानी कि किसकी बात करता है? वैज्ञानिकता की बात करता है, साइंस की बात करता है। ये कहता है कि जो राजनीति है वो अपने आप में साइंस है। राजनीति क्या है? अपने आप में एक साइंस है। क्या करता है? व्यवहारवाद जो है परंपरागत सिद्धांत के विरोध में जो है बात करता है और ये कहता है कि वैज्ञानिक मनोदशा, राजनीति वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिबिंब है। यानी कि एक साइंस है, इसका अध्ययन हमको करना चाहिए। परंपरा के रूप में सिर्फ चलते नहीं रहना देना चाहिए। ये एक साइंस है जिसका हमें एक साइंस के तरीके से, जैसे रिसर्च का काम होता है उस प्रकार से हमें भी जो पॉलिटिक्स है, हमारी राजनीति है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है? जो व्यवहारवाद है उसके अंतर्गत लोगों के जीवन और उन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। लोगों की क्या लाइफ है और उन पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, लोगों के जीवन और प्रभाव का अध्ययन। अब ये कौन से लोग हैं? वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं राजनीति से संबंधित हैं। वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि हम लोग भी कहीं ना कहीं राजनीति से संबंधित है। क्यों? क्योंकि हम अपना लीडर चुनते हैं, हम वोट के लिए जाते हैं, सरकार हमारे लिए नियम कायदे बनाती है। तो इसके अंतर्गत उन सभी लोगों के जीवन का अध्ययन किया जाता है जो राजनीति से संबंधित है और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है राजनीति से, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी बातों का अध्ययन जो है व्यवहारवाद के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति के समूह का जो है अध्ययन व्यवहारवाद के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि कोई कानून बनाए तो कानून किस प्रकार से काम कर रहा है, कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं, लोगों के उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कानून व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, सरकार किस प्रकार से चल रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अब जब चुनाव आने वाले होते हैं, इलेक्शन आने वाले होते हैं, तो किस न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं लोगों से जानते हैं उनके बारे में कि आप अपना नेता किस प्रकार का चाहते हैं, किसको चुनना चाहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पर लोगों के बारे में जान रहे हैं, लोगों की सोच जानने का प्रयास कर रहे हैं। वही क्या उदाहरण है? वही व्यवहारवाद का उदाहरण है कि इससे संबंधित जितने भी लोग हैं जो राजनीति से संबंधित हैं, उनको उनके जीवन के बारे में जानना, राजनीति से संबंधित उनकी सोच के बारे में जानना, राजनीति का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन बातों को जानने का प्रयास किया जाता है बिहेवियरलिज्म के अंतर्गत। जो परंपरा में जो था, पहले जो था परंपरा का सिद्धांत, उसमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसमें सिर्फ चुनाव हो गए, उसके बाद में क्या कार्यपालिका किस प्रकार से काम कर रही है, नगर पालिका किस प्रकार से काम कर रही है, सिर्फ इन बातों को देखा जाता था। जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जिसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इस बात का उसके अंतर्गत कोई अध्ययन नहीं किया जाता, जो कि व्यवहारवाद के अंतर्गत किया जाता है। तो ये एक तरीके से क्या है? वैज्ञानिक जो है तरीके से इसके अंतर्गत काम किया जाता है, लोगों के बारे में जाना जाता है। वे सभी लोग जो राजनीति से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के जीवन के बारे में जानना, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में जानना। दूसरी बात आती है कि इसमें मूल्य और कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं है। वैल्यूज जो होती हैं और जो कल्पनाएं, यानी कि हम अपने इच्छा अनुसार जो सोच लें, किस प्रकार से काम हो रहा है, लोगों को ये चाहिए। क्यों लोगों से जाना जाता है कि आप किस प्रकार का नेता चाहते हैं, आप किसको वोट देंगे, आपकी सोच क्या है। पहले तो नहीं होती थी ये सब बातें, पहले तो बस वोट देकर क्या है, लोग वोट भी नहीं दिया करते थे। गिने चुने जो लोग थे वो जाते थे वोट देकर के आते थे। लोगों को पता ही नहीं था कि वोट उनका एक अधिकार है, उनको वोट देना चाहिए।
ठीक है। तो इसके अंदर कल्पनाओं को कोई महत्व नहीं है कि अपने मन से आप इमेजिन कर ले, मूल्य को कोई स्थान नहीं, क्योंकि ये साइंस की बात करता है और साइंस में मूल्यों की कोई वैल्यू नहीं है। साइंस में तो सिर्फ किसकी वैल्यू है, परिणाम की वैल्यू है, क्या रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ उसकी वैल्यू। तो मूल्यों और कल्पनाओं को इसके अंतर्गत कोई स्थान नहीं दिया गया है। व्यवहारवाद एक बौद्धिक आंदोलन है, ये पॉइंट में लिख रही हूँ, इनको ध्यान रखना कि किस प्रकार का आंदोलन है, एक बौद्धिक आंदोलन है, ठीक है। क्योंकि साइंस की बात हो रही है तो बौद्धिक आंदोलन तो है, क्योंकि लोगों में चेंज आया था, लोगों के अंतर्गत जो है राजनीति को एक विज्ञान बनाने के लिए चेंज आया था कि राजनीति क्या है, अपने आप में एक विज्ञान है जिसको परंपरागत राजनीति से हटा करके क्या बनाना था, वैज्ञानिक रूप में लेकर के आया था, विज्ञान रूप में लेकर के आया था। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा कि राजनीति को विज्ञान बनाना। तभी तो आज राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है। तो ये क्या कहते हैं कि राजनीति को विज्ञान बनाना, उसका जो परंपरागत सिद्धांत है उससे हटा करके उसे वैज्ञानिक रूप में लेकर के आना। ये किस चीज पर फोकस करता है, ये फोकस करता है कि पॉलिटिकल एक्टर जो है, यानी कि जो पॉलिटिक्स से संबंधित हैं, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पॉलिटिक्स से संबंधित जो भी लोग हैं, राजनीति से संबंधित जो भी लोग हैं, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कि क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से जो है पॉलिटिक्स काम कर रही है, तो लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि व्यवहार की बात है तो पॉलिटिकल एक्टर्स जो है उनके व्यवहार का अध्ययन, स्टडी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस एक प्रकार का बौद्धिक आंदोलन है जो परंपरागत सिद्धांत के विरोध में आया था, परंपरागत राजनीति का विरोध करता है। तो ये हो गया व्यवहारवाद का इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने समझ लिया कि क्या क्या है, मैं लिख देती हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स में जिससे आपको याद रहेगा। पहली बात तो ये कि ये परंपरागत सिद्धांत के विरोध में आया था। दूसरी बात ये एक बौद्धिक आंदोलन है जो राजनीति को एक विज्ञान बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक बौद्धिक आंदोलन है। उसके अलावा क्या क्या कहता है ये, उसके अलावा ये कहता है किसके बिहेवियर का अध्ययन करता है, ये बिहेवियर का अध्ययन करता है जो भी पॉलिटिकल एक्टर हैं या जो पॉलिटिक्स से संबंधित हैं, उनके बिहेवियर का, उनके बिहेवियर का जो है ये अध्ययन करता है। राजनीति को एक विज्ञान बनाने से मूल्य और कल्पनाओं की कोई जगह नहीं है, उनकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। एक वैज्ञानिक मनोदशा है। बस यही बातें हैं जो इसके अंतर्गत ध्यान रखने वाली है कि इसमें पॉलिटिक्स से संबंधित जो भी लोग हैं उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और नाम जो इसमें सबसे ज्यादा वो आता है वो है डेविड ईस्टन का, जो है आप नाम ध्यान रखना। चार्ल्स मरियम की जो बुक है उसको ध्यान में रखना। डेविड ईस्टन, चार्ल्स मरियम जो है इसके अंतर्गत इन दोनों का नाम जो है सबसे ज्यादा आता है। अब जो है जो हमारे डेविड ईस्टन थे, उन्होंने इस बिहेवियरलिज्म के लिए जो है 8 मान्यताएं दी थी। 8 मान्यताएं दी थी क्योंकि वो क्या चाहते थे कि राजनीति को एक विज्ञान बनाया जाए, तो उन्होंने इसके लिए 8 मान्यताएं दी थी। तो मैं वो 8 मान्यताओं का नाम लिख देती हूँ और फिर उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि वो क्यों, कौन सी मान्यता है। तो ये है वो 8 मान्यताएं जो डेविड ईस्टन ने जो है व्यवहारवाद की दी थी। पहली है, तो हमारी पहली मान्यता है नियमितता यानी रेगुलरिटीज। रेगुलरिटीज के बारे में डेविड ईस्टन ने बताया था कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, उसमें कुछ ना कुछ रेगुलरिटीज पाई जाती है, नियमितताएं पाई जाती हैं। यानी कि एक पैटर्न होता है व्यक्ति के व्यवहार का, एक निश्चित जो है पैटर्न होता है जिसको हम खोज सकते हैं या जिसके बारे में हम लोग जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं और उससे संबंधित जो है नियम बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो सब मान्यता है वो, क्योंकि ये राजनीति को एक विज्ञान बनाना चाहते थे, एक विज्ञान के रूप में लाना चाहते थे, तो ये नियमितता, ये जो मान्यता है वो भी विज्ञान से संबंधित ही है कि एक रेगुलरिटीज होती है व्यक्ति के व्यवहार में, नियमितताएं होती है कि एक पैटर्न होता है, एक इक्वल, कि आपका व्यवहार अलग होगा, मेरे व्यवहार अलग होगा। तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति का
अलग अलग व्यवहार होता है जिसको हम लोग जिसके लिए नियम बना सकते हैं, उसका कुछ पैटर्न हो सकता है, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मेरे व्यवहार को जानते हैं, उसका अगर आपने स्टडी किया है, तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ भविष्यवाणी जरूर कर सकते हैं, तो वो नियमितताओं के अंतर्गत आता है। दूसरा है सत्यापन। सत्यापन का मतलब होता है वेरिफिकेशन। जिस प्रकार से हम जब रिसर्च करते हैं, साइंस में कुछ हम शोध करते हैं, तो जो भी हमारी सामग्री होती है, जो भी हमारे डेटा होते हैं, हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो इसके अंतर्गत भी यह है कि जो भी तथ्य हैं, जो भी सामग्री है, उनका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, उनका सत्यापन किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि वेरिफिकेशन इन सब कामों के लिए जो है कोई तकनीकी का, कोई प्रणाली का जो है यूज किया जाए, उनको महत्व दिया जाए। नेक्स्ट है परिमाणीकरण यानी कि क्वांटिफिकेशन। हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो तथ्य हैं, हमारे जो फैक्ट्स हैं, उनको मापा जा सके, उनका परिमाणीकरण यानी कि क्वांटिफिकेशन किया जा सके, उनको मापा जा सके। सीधी सी बात है कि उनको मापा जा सके। यानी कि जैसे हम रिसर्च करते हैं, हम खोज करते हैं, तो हमें डेटा का जो है क्वांटिफिकेशन करते हैं, हम उसका परिमाणीकरण करते हैं। उसी प्रकार से जो पॉलिटिकल साइंस है, उसमें भी हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, या जो हमारा डेटा है, हमारे फैक्ट्स हैं, उनका परिमाणीकरण हम लोग कर सकें। नेक्स्ट है मूल्य। तो मूल्यों की ये बात नहीं करते, ये कहते हैं कि इस मान्यता के अंतर्गत बताया है कि मूल्य और नैतिक मूल्यांकन की जो है आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि विज्ञान जो है मूल्यों को नहीं मानता, नैतिक मूल्यांकन की बात नहीं करता है। तो ये कहते हैं कि मूल्य की जो है आवश्यकता नहीं है। अगली बात है व्यवस्थापन यानी सिस्टमेटिक। तो साइंस अपने आप में सिस्टमेटिक है, तो यहाँ पर सिस्टम की बात की गई है कि सिद्धांत निर्माण की जो है एक व्यवस्था होनी चाहिए। यानी अगर हम पॉलिटिकल साइंस में कोई सिद्धांत बना रहे हैं, तो उसकी एक अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। जिस प्रकार साइंस के सिद्धांत पूरे प्रूफ हो करके, उनका अच्छी तरीके से वेरीफाई उनको करके जब उन सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में भी जो सिद्धांत बनाए जाए, वो कैसे हो, सिस्टमेटिक होने चाहिए। अलग है कि इन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है, उसको प्योर साइंस बनाया जाए, एक शुद्ध विज्ञान के रूप में जो है उसको लेकर के आया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो अन्य सामग्री है या जो अन्य विषय है, उनका राजनीति के साथ में इंटीग्रेट करना, इनको समावेशित करना, समाहित करना। यानी कि राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ में संबंध स्थापित करना, एकीकरण करना। ये 8 मान्यताएं थी जो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के रूप में दी थी। नियमितताएं, रेगुलरिटी, सत्यापन, वेरिफिकेशन, तकनीक, टेक्नोलॉजी, परिमाणीकरण यानी क्वांटिफिकेशन, मूल्य यानी वैल्यू की कोई वैल्यू स्थान नहीं है, व्यवस्थापन सिस्टमेटिक होना चाहिए, प्योर साइंस के रूप में लाया जाना चाहिए, और इंटीग्रेटेड उसको करना चाहिए। तो ये 8 मान्यताएं थी। अगर इसकी में आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आए, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब था कि इन्होंने ये जो दिया था, उसके बाद में एक उत्तर व्यवहारवाद भी आया था, क्योंकि इन्होंने अपने खुद जो है इस सिद्धांत का खंडन किया था। क्योंकि इन्होंने जब इस सिद्धांत को लाया, तो लोगों ने जो है इसका विरोध किया, इसको मानने से मना किया, क्योंकि साइंस को जो है एक पॉलिटिकल को है, राजनीति को जो है एक विज्ञान के रूप में लाना संभव नहीं है। तो उन्होंने जब देखा कि लोग इसका विरोध करेंगे, तो उन्होंने खुद ही जो है अपने सिद्धांत का खंडन कर दिया था, उत्तर व्यवहारवाद वो लेकर के आए थे। लेकिन इसमें क्या कमियां थी? इसमें ये कमियां थी कि जो इसे निश्चित विज्ञान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार हम साइंस में जो है खोज कर सकते हैं, हम लोग एक तरीके से क्या कहते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में हम लोग परीक्षण नहीं कर सकते, हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि समाज की बात आती है, तो एक पूरे जब समाज की बात आती है, तो एक साइंस की तरह, विज्ञान की तरह टेस्ट करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो एक निश्चित विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। दूसरा है कि इन्होंने क्या बोला कि मूल्यों को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, मूल्यों को नजरअंदाज कर दिया जाए। तो लोगों ने कहा कि मूल्यों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मूल्य आदर्श भी जरूरी है, तो मूल्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सामाजिक विज्ञान में भी मूल्य होते हैं, राजनीति विज्ञान में भी मूल्य होते हैं, तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि राजनीति शास्त्र का परिमाणीकरण नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्वांटिफिकेशन करना, उनको जो है परिणाम मापना, उनको जो भी हमको रिजल्ट मिला है, जो भी आंकड़े मिले, उनको मापने की बात करना। तो लोग इनकी कमियां थी कि राजनीति शास्त्र जो है उसका परिमाणीकरण नहीं किया जा सकता, उसको मापा नहीं जा सकता। इन्होंने तकनीकों पर इतना ज्यादा जोर दिया कि जो राजनीति शास्त्र था, उसका जो मूल समस्याएं थी, उन्हीं को जो है वो लोग भूल गए कि मूल जो समस्याएं क्या है हमारे समाज से, उन सबको भूल गए, और टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज्यादा जो है ध्यान दे दिया गया। तो ये था व्यवहारवाद जो दृष्टिकोण था या अप्रोच जो थी राजनीति को समझने की, तो हम लोगों ने व्यवहारवाद को समझ लिया। उसके अलावा जो है
प्रणाली विश्लेषण और तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत, और इसके अलावा राजनीति का विकास और राजनीति सामाजिकरण के लिए शिक्षा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक भी करें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज उसे लाइक करें। थैंक यू।